तो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज टेस्ट नंबर 13 जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। और बेसिकली CDS SSC के लिए है, CGL मेंस के क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं इसमें, और CDS कवर करेगा, UPSC कवर करेगा, UPSSC, CPO, CPF, CDS, NDA, ठीक, वो तमाम एग्जामिनेशन जो 4 ऑप्शंस पे चलते हैं उन सब का को कवर करते हुए चलेंगे। और आइए लेट अस स्टार्ट। ठीक, पेपर आपने कर ही लिया वो मुझे उम्मीद है, और नहीं तो लिंक नीचे प्रोवाइड मैंने कर ही रखा है, आप इसमें भी देख सकते हैं लिंक। इसके पहले वाली वीडियो में भी लिंक प्रोवाइडेड है टेस्ट नंबर 13 का, आप दोनों लिहाज से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा, यानी वाइट बोर्ड और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, क्योंकि आपको भी एक रजिस्टर और पेन लेकर ही बैठना है, ठीक, ताकि आप जो भी मैं पढ़ाता जाऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप तुरंत नोट करते चले जाएं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी, आप जानते हैं 1 से लेकर 1.5 घंटे डिस्कशन जाएगा, टाइम ध्यान रखिएगा। और इस बीच में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, या कई नए रूल्स और वोकैबुलरी रिवाइज होगी या नहीं मिलती जाएगी। आइए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही रखा है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक, हम लोग वैसे 1 2 3 4 में ही चलेंगे इसमें। किस दिन मैं आपको डिटेल्ड फॉर्मेट बता दूंगा कि आपको किस ऑर्डर में पेपर करना होता है, 50 क्वेश्चन वाला या 25 वाला या 200 वाला। ठीक, खैर क्वेश्चन नंबर 1 से साथियों शुरू करते हैं। और जो पहला हमारा वर्ड है, जैसा मैंने बार बार बता दिया, अगर आपने अभी भी इसको डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करके प्लीज़ पेपर को फोटोकॉपी ज़रूर करा लीजिए, फिर इस डिस्कशन को फिर अपनी एनालिसिस कर लीजिए और फिर इस डिस्कशन को देखिए, तभी आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें होगा। ठीक है, और अगर आपको पूरा डिस्कशन अच्छा लगे, पेपर करने के और सेल्फ एनालिसिस के बाद मेरी एनालिसिस को देखेंगे, पेपर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर लगाइएगा। उसी से मुझे आइडिया लगेगा कि ये पेपर आपको आखिर कैसा रिस्पांस आपके उसमें आया है। ठीक, लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको लाइक लगता है इस लायक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हम लोग आगे भी रेगुलर बेसिस पे और ज़्यादा टेस्ट्स और वोकैब और ग्रामर रिलेटेड चैप्टर्स ले सकें। आइए अब जल्दी शुरू करते हैं, काफ़ी समय हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ही हमारा वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा, जो हमसे साफ साफ कह रहा है कि ये घटना कल की है, वो कल जो गुजर चुका है, पास्ट। तो लास्ट नाइट के नीचे पास्ट लिख दो, और फिर आई लिखा है आई ड्रीम। लास्ट नाइट आई ड्रीम। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखता जाऊँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हमसे साफ साफ कहता है ये घटना पास्ट की है, और उसके आगे आ गया फिर सब्जेक्ट आई, और वर्ब आ गया उसका आई ड्रीम। तो ड्रीम तो भाई प्रेजेंट टेंस हो गया, जबकि आपकी घटना पास्ट की है, तो उसको होना चाहिए आई ड्रेम्ड। ठीक है, ड्रीम में टी लग करके इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 1 ए। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वॉज अ शेख। देखिए 2 सब्जेक्ट वर्ब चल रहे हैं, बीच में दैट लगना चाहिए था, लेकिन दैट लगना आवश्यक नहीं होता है। आप चाहे तो एरो लगा के दैट लगा दीजिए। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड पहला सब्जेक्ट वर्ब, दैट कि मैंने सपना देखा था, कि आई वॉज अ शेख कि मैं एक शेख था। ठीक है, प्रीवियस पेपर है ये, पहले आ चुका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। ऑन द 169th फ्लोर, 169वें फ्लोर पर, ऑफ बुर्ज खलीफा, वो जो ऊंची सी बिल्डिंग है दुबई में या कहाँ पे है, ठीक है, उसके लिए लिखा हुआ कि पिछली रात को मैंने सपना देखा कि मैं शायद उस बिल्डिंग पे के 169th या जो भी लिखा हुआ है उस फ्लोर पर मौजूद हूँ। ठीक है, तो साथियों हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एज सून एज द लायन सॉ द डियर ही बिगैन टू रन आफ्टर इट। ही बिगैन टू रन आफ्टर इट। एज सून एज, एक तो एज सून एज वाला रूल लगना, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा साथियों। एज सून एज का रूल देखिए ये है, यहाँ से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी पहला सब्जेक्ट वर्ब और ये दूसरा सब्जेक्ट वर्ब, ये लिख लीजिएगा। बीच में कॉमा इनको कनेक्ट करता है, कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं लगेगा। ठीक, व्हेन देन, ठीक,
इफ कुछ भी, नथिंग, कुछ नहीं, कोई कनेक्टर नहीं, नो कनेक्टर। फटाफट लिखो क्योंकि ये टेस्ट चलना है, ठीक है। इसमें बेसिक्स को इंस्टेंट वे में बताया जाएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को समझ सकें जिसको क्लास में हम लोग स्लोली बताते हैं, ताकि एक एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें समझ में आती रहे। यहाँ ये मान के चलें जो टेस्ट दे रहा है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, नहीं क्लियर है तो उसको इतनी अंग्रेजी आती है कि वो कॉन्सेप्ट को जल्दी कैच कर लेगा। तो एज सून एज प्लस सब्जेक्ट वर्ब कॉमा सब्जेक्ट वर्ब, ठीक। और इसी का दूसरा भाई होता है, मैंने आपको बता रखा है कौन सा, यही सेंटेंस नो सूनर देन से भी बनता है, जिसमें क्या आता है, प्लस हैड या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या V1 और फिर आता है हमारा देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पूरा फॉर्मेट बता दिया साथियों ने, ठीक है, पूरा फॉर्मेट बताया है, ठीक। नो सूनर देन, अगर एज सून एज की बजाय क्या लिखा हो, यही सेंटेंस अगर किससे बन रहा हो, नो सूनर देन से बन रहा हो, ठीक। ये बन रहा है एज सून एज से, नो सूनर देन से, तो उसके बाद में या तो हैड आता है या डिड आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस हैड है तो V3 और डिड है तो V1 हो जाता है, ठीक। आप रिवाइंड करके देख लेना, इस टेस्ट को बार बार देखो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो रिवाइंड करके देखो, पॉज करके देखो, ठीक, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार बताऊंगा, 50 क्वेश्चन है, करीब 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। देन और सेकंड पार्ट में क्या जाता है, नो सूनर देन आता है, तो यहाँ तो कॉमा लगता है, ठीक, और यहाँ जो है वो कनेक्टर आता है एक, देन हो गया हमारा क्या, कनेक्टर। और फिर उसके बाद में नया सब्जेक्ट वर्ब जो आता है वो कोई रूल फॉलो नहीं करता, वो नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है। तो यही सेंटेंस नो सूनर देन से भी बना के देख लेना, बस बीच में देन लगा देना, ठीक। नो सूनर, सॉरी फ्रेंड्स एक गलती होगी, ठीक, सॉरी ये चेंज कर देना, नो सूनर प्लस, ठीक, हैड या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस विथ, सॉरी देन यहाँ आना था, मैं गलती से लिख गया, वेरी सॉरी, ठीक। तो इस सेंटेंस को जरा सही कर दो फिर से, ठीक, उस पार्ट को मैं हो सकता है हटा भी दूंगा। तो नो सूनर प्लस हैड या डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर सेकंड पार्ट शुरू होगा देन से। वो एक्चुअली एज सून एज देखा तो नो सूनर देन, क्योंकि रूल नो सूनर देन का ही है, इसलिए वो उस फ्लो में वहाँ पे मैं देन लिख गया, ठीक, सॉरी। तो नो सूनर, ठीक, और उसके बाद में हैड या डिड आ जाता है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में देन आ जाएगा कनेक्टर के रूप में। ये इतना ही रहेगा भाई, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो बनेगा तो ये हो जाएगा नो सूनर हैड द लाइन, द लाइन सीन द डियर, ठीक, हैड द लाइन सीन द डियर या डिड द लाइन सी द डियर, दोनों हो सकते थे। और फिर कॉमा की बजाय हो जाएगा देन ही बिगैन टू रन आफ्टर इट, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही बिगैन, ठीक, ठीक है साथियों। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं साथियों, फटाफट अपनी जिंदगी का समय को बर्बाद ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। हाँ, ये एक्चुअली आंसर आपके उसमें 3 शायद दिया हुआ है, अगर मैंने इसमें करेक्शन नहीं किया है तो आंसर 3 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर साथियों आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जब ओरिजिनल आया है तो ये आया है द पुलिस, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट द मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम से आया है, और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है ए नाइट से तो आप उसको द नाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक रात की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस रात की बात कर रहे हैं जिस दिन क्राइम हुआ था। पर्टिकुलर नाइट है, पर्टिकुलर रात की बात हो रही है, तो उसमें अगर हमने पर्टिकुलर कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक, एग्जैक्ट कर दिया है, या उस नाउन की बात हो रही है जिसकी बात पहले, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये आंसर आ जाएगा साथियों आंसर नंबर 4। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे पूछा था, अबाउट आवर मूवमेंट्स, पुलिस ने हमारे मूवमेंट्स के बारे में हमसे पूछा था, ऑन द नाइट, उस रात पर,
किस रात पर मूवमेंट्स हमारे? ऑफ द क्राइम, क्राइम की, अपराध की रात पर हमारे मूवमेंट्स के बारे में पुलिस ने हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, नो एरर है, 3 का भी नो एरर हो जाएगा, 2 का भी नो एरर है, 4 आते हैं। डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे? यहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा आपको, ठीक, क्योंकि डिड हमसे साफ साफ कह रहा है कि पूरी घटना पास्ट की है। ठीक, फटाफट ही मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, जितना पार्ट को थोड़ा थोड़ा बस लिखता चलो, ज़्यादा नहीं, जो मेन चीज़ है, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मतलब पकड़ते कैसे है ना, पकड़म पकड़ाई देखिए कैसे होती है क्वेश्चंस की, ये बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट नाइट पढ़ा और क्लियर था कि सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट होना चाहिए था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में डिड ही टेल यू, डिड हमसे साफ साफ कह रहा है कि घटना कब की है? पास्ट की। क्या उसने तुमको बताया था? क्या उसने तुमको बताया था? वाई ही हैजंट, फिर वही कहानी होगी साथियों, देखिए, वाई ही हैजंट, क्या तुमने बताया था? ये पूरा कह रहा है कि घटना पास्ट की है, और वाई ही हैजंट हमसे कह रहा है कि नहीं भाई, टेंस जो है वो प्रेजेंट का लगा है। ऐसा क्यों भाई? ठीक, ऐसा क्यों? घटना पास्ट की है तो हैज के बजाय हैड लगना चाहिए। ठीक, वाई ही हैडंट कम यस्टरडे, ठीक है, और ठीक सीधा सीधा हो जाएगा। मैं पास्ट परफेक्ट के रूल पे नहीं जा रहा हूँ, ये आपको दिख सकता है कि जो वाई ही हैडंट कम यस्टरडे वाली घटना है ये पास्ट की है। ठीक, ये हैड की बजाय क्या हो जाएगा? हैज की बजाय क्या हो जाएगा? हैडंट, और इस पर लग जाएगा प्रेजेंट, हट के क्या लग जाएगा? पास्ट परफेक्ट। क्यों लग जाएगा? क्या ये घटना पहले हुई थी? हाँ, वो नहीं आया था, ये घटना पहले हुई थी, और बाद में उससे इस बात का कारण पूछा गया था। कारण उसी बात का पूछा जाता है जो ऑलरेडी हो चुका हो। तो ये घटना नंबर 1, वो सही समय थे, आया था या नहीं आया था वो अलग बात है, लेकिन ये पुरानी बात है, और ये उससे पूछा गया था, जिसका आंसर उसने दिया या नहीं दिया वो अलग बात है। ठीक, तो डिड ही टेल यू, यह है हमारी घटना नंबर 2 जो बाद में भी। वाई ही हैडंट कम यस्टरडे, वो कल क्यों नहीं आया था, और इसमें यस्टरडे भी लगा है तो क्लियर है, हैज तो लग ही नहीं सकता है। एडवर्ब ऑफ पास्ट लग गया यस्टरडे, तो वर्ब भी पास्ट का ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो आंसर 4th का आंसर हो गया आंसर नंबर 2, हैजंट के बजाय हैडंट। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। ठीक, अब देखिए केवल ड्राइव के विषय में, ठीक, ये कई जगह पे आते हैं 4 hour जर्नी, सॉरी जर्नी ड्राइव तो की चीज होगी, ठीक है, 4 hour 4 day हॉलीडे, ये सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। ड्राइव वाले में, ड्राइव या जर्नी वाले में एस नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ड्राइव ना हो तो क्या हो जाएगा? अभी ये करेक्ट है, पहले याद रखिएगा, ये सेंटेंस करेक्ट है। 4 के बजाय कुछ भी आ सकता है, 2 hour 3 hour, लेकिन अगर ड्राइव ना लिखा हो तो हम लोग करेंगे 4 hours, आगे जो भी लिखा था, फ्रॉम पुणे टू नासिक, ठीक है। और अगर ड्राइव लिखा है या जर्नी लिखा है तो आवर पे एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। 4 hour जर्नी, 3 hour ड्राइव, 2 hour ट्रेवलिंग, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर वो ट्रेवलिंग या जर्नी या वो हटा देंगे, ड्राइव हटा देंगे, तो फिर आवर पे ऐसे लग जाएगा। 4 hours, वी रीच्ड फ्रॉम पुणे टू नासिक इन 4 hours, एंड वी रीच्ड फ्रॉम पुणे टू नासिक इन अ 4 hour ड्राइव। मैं लिख देता हूँ, एक बार सोच रहा हूँ जल्दी से, है, क्योंकि समय बहुमूल्य साथियों आपके लिए खास तौर से, ठीक, हमारा तो ये काम है, ठीक, लेकिन आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। देखो मेरे यारों, देखो,
आओ मेरे यारों देखो इसमें क्या लिखा है देखो. It took 4 hours to reach Pune and it took a 4-hour drive. ये जो S है, ड्राइव आते ही ये S गायब हो गया. बस आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. He traveled all dash the world when he was 8 years old. He traveled all in the world. दुनिया में वो घूमा था. ठीक, ये मतलब हुआ इसका. और he traveled all over the world. ठीक, वो दुनिया में ओवर पूरी दुनिया के इस तरफ से उधर इधर उधर इधर उधर. He traveled all with the world, दुनिया के साथ घूमा था. all of the world, दुनिया का, सारी दुनिया का घूमा था. भैया ऑल ओवर ही होता है. देखिए ऑल ओवर हम लोग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं या स्पेस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक, आई वेंट ऑल ओवर. ठीक, ये देखिए सेंटेंस देखिए. ये देखिए फ्रेज हो गया ऑल ओवर. आई वेंट ऑल ओवर द टाउन टू सर्च अनिल. अनिल को ढूंढने के लिए, ठीक, अनिल को ढूंढने के लिए मैंने पूरा शहर छान मारा. ठीक, तो ऑल ओवर प्लस प्लेस का मतलब हो गया पूरा स्थान. ठीक, तो फ्रेज लग गया तो आंसर आ गया. आंसर नंबर 2. आप फ्रेज लिख सकते हैं इसको PHRASE. ठीक, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसने पूरी दुनिया में ट्रेवल कर दिया था. व्हेन ही वॉज 8 years old, जब वो 8 साल का था. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं साथियों. डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच. डॉक्टर शर्मा ने अपना भाषण समाप्त किया था. डैश टीचिंग्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी. ओहो, ये भी एक फ्रेज है. ठीक है, इसका हिंदी में देखिए हो जाएगा. वैसे ओहो, यहाँ भी आंसर में एक, चलो क्योंकि मैं, अच्छा खैर इसका भी आंसर आ जाएगा. आंसर नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं. ठीक, और ये भी शायद आंसर चेंज होगा. 7th का आंसर 1 के बजाय 2 हो जाएगा. और ये भी फ्रेज होता है कंक्लूडेड हिज स्पीच. ठीक, टू कंक्लूड. ठीक, विद. ठीक, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो जाता है. ठीक, कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं. ठीक, कि इस पूरे कार्यक्रम, देखिए इसकी इंग्लिश देखिए, इस पूरे कार्यक्रम का अंत राष्ट्रीय गान के साथ हुआ. ठीक, द इवनिंग, द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद नेशनल एंथम. राष्ट्रगान के साथ हुआ. पूरे कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान के साथ हुआ. ठीक, होल प्रोग्राम कंक्लूडेड विद, ठीक, कंक्लूडेड विद नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम. ठीक है, इसलिए यहां पे भी आंसर साथियों चेंज होकर के आंसर नंबर 2 हो जाएगा. डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच विद टीचिंग्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैरिटी. ठीक, यानी दान. ठीक, उदारता, दान के महत्व के की टीचिंग्स के सीख के साथ ही डॉक्टर शर्मा ने अपने भाषण का अंत किया था, अपने भाषण का समापन किया था. हम लोग बोलते नहीं कि इस भाई अब चाय और समोसों के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समाप्ति कर रहे हैं, या चीफ गेस्ट के भाषण के साथ ही कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा. ठीक, हाँ, तो इसलिए सॉरी साथियों, इसका आंसर भी हो जाएगा आंसर नंबर 2. ठीक, इसके लिए वेरी सॉरी. ये 2 आंसर जो चेंज हो गए इसके लिए वेरी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. शिवाई महाराज, वो शिवाजी होना चाहिए था लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं. शिवाई महाराज फाउट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन.
अच्छा, शिवाजी महाराज ने, ठीक, हर प्रकार के एग्रेशन का मतलब हो गया आक्रमण, एक था के विरुद्ध युद्ध किया था, हो सकता है से लड़े थे, के विरुद्ध लड़े थे। फाउट टू कोई फ्रेज नहीं होता, फाउट विद जनरली पर्सन आ जाता है, और फाउट एट कुछ नहीं होता, तो आप कह सकते हैं फाउट विद, फाउट ओवर, फाउट अगेंस्ट, ठीक। हाँ, ये कह सकते हैं, एक मिनट लिख देता हूँ। है ना, 3 तरह के देखिए इसमें होते हैं, फाइट के साथ में जनरली 3 प्रेपोजिशंस होते हैं, मैं तीनों लिख दूंगा, ठीक। ठीक है, ये देखिए फाइट के साथ में जनरली ये 3 फ्रेज चलते हैं साथियों, ठीक। मैं इसको लिख देता हूँ लाल पेन से एक बार। देखिए पहला लिखा है द अनिल फाउट विद, फाउट विद के बाद में क्या आता है, पर्सन। अनिल ने सुनील के साथ झगड़ा किया था, ठीक। द 2 फ्रेंड्स फाउट ओवर थिंग, फाइट विद पर्सन, ठीक। फाइट विथ थिंक, ये फाउट क्यों हो गया, क्योंकि ये पास्ट में है, अदरवाइज फाइट बेस वर्ड तो फाइट ही है ना, V1 से रूल बताया जाता है, फिर वो सेंटेंस के अनुसार V2, V3, V4, V5 में चेंज हो सकता है। तो फाउट ओवर थिंक, वस्तु, जिस वस्तु के पीछे हमने लड़ाई की, और या किसी पर्सन के पीछे भी लड़ सकते हैं। द 2 कंट्रीज आर फाइटिंग ओवर द आइलैंड, वो दोनों देश उस टापू के ऊपर या को लेकर के लड़ रहे हैं। और तीसरा गया द लीडर फाउट अगेंस्ट इनजस्टिस, यहाँ पे कोई आपका थॉट आ जाएगा, ठीक, नेगेटिव थॉट कुछ आ जाएगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की थी उसने, क्या बोलते हैं प्रतिबंध के खिलाफ युद्ध किया था, ठीक। तो फाइट अगेंस्ट कोई थॉट या कुछ नेगेटिव थॉट, कोई गलत चीज़ के खिलाफ, गलत नॉन लिविंग वस्तु के खिलाफ युद्ध करना, तो अगेंस्ट लग जाता है कई बार, ठीक। तो ये 3 याद रखना आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी महाराज फाउट डैश एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन, हर प्रकार के आक्रमण के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी या वो लड़े थे, ठीक। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर A1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं साथियों। डोंट डिपेंड, ये तो क्लियर है, डिपेंड के साथ में हमेशा क्या रहता है, डिपेंड ऑन अपॉन, पहली प्रेफरेंस ऑन को, ऑन का ना होने पर अपॉन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ने चालाकी से क्या किया, पहले ए अपॉन दे दिया, ठीक, ताकि स्टूडेंट जल्दबाजी में 1 लगा दे। ये नहीं देख रहे हैं कि नंबर 2 पे ऑन भी आ रहा है, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, अन्य लोगों पर निर्भर मत हो। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन, स्टैंड ऑन पर खड़े होना, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुमको अपने पैरों के ऊपर खड़े होना चाहिए। तो दोनों के साथ में एंड लगा, ऑन लगा है। तो साथियों डिपेंड के मैंने आपको बताया डिपेंड तो वर्ब है, ठीक, इसके साथ में भी ऑन अपॉन लगता है, और इसका नाउन, इसका एडजेक्टिव होता है डिपेंडेंट, और इसका नाउन होता है डिपेंडेंस। और भी रिलेटेड वर्ड होते हैं, लेकिन डिपेंड वर्ब, डिपेंडेंट एडजेक्टिव, और डिपेंडेंस नाउन। तो इसके तीनों फॉर्म के साथ में कमाल देखिए
ऑन या अपॉन ही लगता है। पर निर्भर होना, पर निर्भर, पर निर्भरता, ठीक है, याद रखिएगा। डिपेंड, डिपेंडेंट, डिपेंडेंस, ऑन, अपॉन प्लस आगे वह ऑब्जेक्ट, वह पर्सन, प्लेस और थिंग जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट। लॉट के साथ तो हमेशा ऑफ ही लगता है भाई, इस पर तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू इंजॉय इट। क्या मतलब इसका, जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आवर लाइफ, हमारा जीवन, प्रोमिसेस, वादा करता है, अ लॉट ऑफ प्लेजर, हमारा जीवन बहुत सारी खुशियों का वादा करता है, एंड को अंडरलाइन किया जाए, एंड उसी बात को आगे बढ़ाता है। मैंने आपसे क्या बता दिया, एंड एक कनेक्टर होता है जिसके दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस होते हैं, यानी एंड जो है वो डबल प्लस या डबल माइनस को लिंक करता है। एंड क्या करता है, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। जनरली कोई रूल नहीं है, ठीक, लेकिन 90% तो ऐसे ही होता है, ठीक, उसी बात को आगे बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आवर लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर, हमारा जीवन बहुत सारी खुशियों की बात करता है, का वादा करता है, एंड लग गया और दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। एंड वी मस्ट लर्न, और हमें सीखना आवश्यक है, टू एंजॉय इट, और उन खुशियों को और उस खुशी को, बहुत सारी खुशी, और उस खुशी को एंजॉय, इट आ रहा है यहाँ पे प्लेजर के लिए, और उस खुशी को एंजॉय करना हम सबको सीखना आवश्यक है। मस्ट का मतलब होता है आवश्यक है। टू एंजॉय इन्फिनेटिव है जिसका हिंदी हो गया आनंद उठाना, ना ने नी, 2 + P1, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए 11th पे आए थे मेरे यार, ठीक। देखते हैं यहाँ के लेगा बेनेवोलेंट। बेने रूट हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ते हैं, और क्योंकि काफ़ी लंबा रूट है इसलिए मैं इस समय तो नहीं बता पाऊंगा आपको, किसी टाइम ज़रूर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल बेन रूट का मीनिंग ज़रूर आपको बता दूंगा। जितना यहाँ पे आ रहा है वो ज़रूर आपको बताया जाएगा, ठीक। और मैं किस टाइम आपको अपने YouTube के साथियों को, के परिवार को, या अपने स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर किस टाइम वो पूरा रूट बेन और मेल के वो करीब 40-50, अब तो क्या 100 तक भी हम जा सकते हैं, ठीक, जाके बता दूंगा। नहीं तो कम से कम 40 to 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बेन, ठीक, रूट पर बता दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल बेन का मीनिंग याद रखिएगा। बेन का बेसिक मीनिंग हो जाता है अच्छा और बहुत ही शुभ, ठीक। आपने देखा होगा तमाम खिलाड़ियों के नाम भी बेन होते हैं, है ना। बेन एफ्लॉक एक एक्टर है, ठीक। बेन किंग्सले एक एक्टर थे जिन्होंने गांधी फिल्म में गांधी जी की रोल प्ले किया था। और बेन स्टोक्स तो आप जानते होंगे, इंग्लैंड का टॉप बैट्समैन है जिसने वर्ल्ड कप जिताया था उनको। तो बेन का मतलब ये होता है अच्छा, सच्चा, शुभ, मंगल। और बेन से बनने वाले 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ। बेनिफिट, ठीक, ताकि आपको ये वर्ड याद है ना। ठीक, ठीक है। फिलहाल आप ये 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड याद रखिएगा बेन से। और मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। बेन अच्छा तो आएगा, बेनिफिट का मतलब आप जानते ही हैं, गेन, लाभ, ठीक, फायदा, अच्छा है जो हमारे लिए, ठीक। बेनिफिशियल, लाभदायक, ठीक। प्रॉफिटेबल, लाभकारी, है ना। आप अपने आप लिख सकते हैं। अच्छा लिख ही देता हूँ, चलो, तुम कह रहे हो तो। लाभकारी, बेनेवोलेंट, देखिए जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है। वोल का मतलब वही बोल, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब आवाज़, बातें। वॉल्यूम वर्ड को हम लोग किसमें यूज़ करते हैं, मोबाइल में। वॉल्यूम, VOL, वॉल्यूम यानी आवाज़ को तेज करना। तो बेन का मतलब अच्छी आवाज़, ENT वाला। तो अच्छी आवाज़ का मतलब बोलने में नहीं, अच्छी बातें करने वाला, यानी बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही सच्चा व्यक्ति, बहुत ही अच्छी बात करके हमको बहुत ही पॉजिटिव बनाने वाला व्यक्ति। और चौथा हो गया हमारा बेनेवोलेंस। ये ENT का मतलब होता है वाला, आप जानते होंगे। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो हमारे 100 वर्ड्स, 101 वर्ड्स और आगे 102 और 103 सीरीज आएगी।
वो भी देखते चलिएगा, उसमें ENT ENC आते जाएंगे और मैं आपको उनका मीनिंग बताता चला जाऊँगा। ठीक, फिलहाल ENT लास्ट में आ रहा है जिसका मतलब होता है वाला, तो बेनेवोलेंट का मतलब हो गया अच्छा बोलने वाला, यानी अच्छी बातें कहने वाला। और ENCE का मतलब आप जानते होंगे क्या हो जाता है, अवस्था। तो बेन का मतलब हो गया अच्छी, वॉल का मतलब हो गया बातें, और ENCE का मतलब अवस्था, अच्छी बातचीत। गुड कॉन्वर्सेशन, हिंदी में देखिए इसका मतलब क्या हो गया, गुड कॉन्वर्सेशन, अच्छी बातचीत। और बेनेडिक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है जिसका मतलब आता है ब्लेसिंग, यानी किसी को आशीर्वाद देना। ठीक, ठीक है साथियों, तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए बेन रूट पर। ठीक, जो मैंने अभी आपको लिखवा दिए हैं, किसी टाइम मैंने बता दिया, मैं बहुत सारे वर्ड आपको लिखा दूंगा बेन रूट पर और उससे रिलेटेड और वर्ड्स पे। ठीक, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, आपने पॉज करके लिख ही लिया होगा। तो फिलहाल साथियों बेनेवोलेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाएगा, देखिए 4 वर्ड आ रहे हैं हमारे पास में। बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल तो ये लिखा हुआ, प्रॉफिटेबल लाभकारी, और ये है अच्छी बातें करने वाला। रिलेट तो हो रहा है लेकिन थोड़ा कम। दूसरा वर्ड है हमारा काइंड। ठीक, काइंड, ठीक है, बहुत ही हाँ ठीक है, काइंड का मीनिंग होता है, काइंड का मतलब बहुत ही दयालु, बहुत ही दयावान। हेल्पफुल, दूसरों की मदद करने वाला, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और सपोर्टिव, तो सी का ही सिनोनिम हो जाएगा। सी और डी देखा जाए तो करीब करीब सिनोनिम्स हो गए, यानी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा साथ देने वाला। लेकिन बेनेवोलेंट का मेन मीनिंग आ जाता है, अब आप याद रखिएगा, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखवा दिया था, यही इसका मीनिंग होता भी है। ठीक, अच्छी बातें कहने वाला, आपके बारे में अच्छा सोचने वाला, बहुत ही दयालु, बहुत ही भला सच्चा व्यक्ति। काइंड इसका मीनिंग बिल्कुल सही दिया हुआ है। बेनेवोलेंट कहीं लिखा हो तो उसका आंसर आप 2 नंबर दयालु काइंड ही लगाइएगा। मर्सीफुल, MERCIFUL। फिर साथियों नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं एंसेस्टर्स। ये वर्ड तो आपको सुना ही हुआ होगा। एंसेस्टर्स का मतलब हो गया हमारे पूर्वज। ठीक, हमारे पूर्वज। तो इन चारों में पूर्वज को एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है एक्स। यहां मैं लिखा था उसको, और एक्स का मतलब हो गया बाहर, जो दुनिया से बाहर जा चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया विलुप्त, जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया, अब नहीं है। ठीक, नॉट प्रेजेंट नाउ। तो एक्सटिंक्ट ट्राइब्स का मतलब हो गया विलुप्त जातियां। जातियों की बात तो नहीं हो रही साथियों। दूसरा हो गया रिलेटिव, संबंधी, संबंधित दोनों होते हैं, जो जीवित हैं वो भी हैं और जो नहीं है वो भी हैं। और हम बात कर रहे हैं केवल पूर्वजों की। सी, 4 फादर्स, 4 का मतलब आगे, फादर्स का मतलब पिता, आगे वाले, आगे जाकर पिता नहीं, आगे का मतलब पहले वाले। ठीक, परम पिता, हमारे पिता, परम पिता। ठीक, हमारे माता पिता और हमारे नाना नानी, दादा दादी, सबके सब। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग। आंसर आ गया सीधा सीधा सी, 4 फादर्स, पूर्वज। और नंबर 13 पे आते हैं साथियों, एम्ब्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। ठीक, याद रखिएगा क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है एम्ब्रेस, और जिसका मतलब जाता है, देखिए ब्रेस, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक, साथियों आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेस का मतलब होता है अपेयर, जॉइंट। ठीक, अपेयर, जॉइंट। जैसे पेयर, पेयर और ब्रेस में क्या फर्क है? अरे भाई पेयर तो ठीक जोड़ा हुआ, और ये जॉइंट नहीं होता है
है ना, मतलब होने को जबरदस्ती करे तो हो सकता है, लेकिन अगर दोनों साथ में आ गए जुड़ा हुआ, जैसे शूज, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। ये जुड़े हुए थोड़ी होते हैं, ना जूते जुड़े हुए होते हैं, ना मोजा जुड़ा हुआ होता है, ठीक। लेकिन ब्रेस भी एक पेयर है, लेकिन जॉइंट जुड़ा हुआ। अब आप कहेंगे कैसे? चश्मा, जैसे ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। चश्मा देखिए बीच से जुड़ा हुआ होता है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये दो जोड़े कांच के हो गए जो बीच से जुड़े हुए हैं, तो चश्मा एक प्रकार का ब्रेस हो जाएगा। एम्ब्रेस का मतलब किसी को जोड़ लेना, ठीक, यानी किसी को गले लगाना, ठीक है, इसीलिए एम्ब्रेस यहाँ से बनता। अब आप इस वर्ड को ना भूलना, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया ब्रेस मीनिंग में, ठीक है। तो एम्ब्रेस का मतलब हो गया किसी को गले लगा लेना, या किसी को, ठीक, किसी को गले मिलना। गले लगाना का मतलब उसको बहुत अपने बहुत क्लोज लाना, या बहुत ही क्लोज महसूस करना, साथी बनाना, मित्र बनाना, साथ चलना, साथ कार्य करना। देखिए कौन है इन चारों में? एक कहता है इम्प्रेस, किसी को प्रभावित करना। दूसरा कहता है एक्सेप्ट, अपवाद। एम्ब्रेस में तो हम जोड़ रहे हैं, और एक्स कह रहा है कि अलग अलग है। एक्स का मतलब हो गया बाहर की ओर। और एम्ब्रेस का अक्सर कंफ्यूजन एम्बैरेस से हो जाता है, देखिए, ठीक, RASS, ठीक। एम्बैरेस का मतलब जाता है शर्मिंदा होना। ये भी एक वर्ब होता है, ठीक, ये भी एक वर्ब होता है। मैं दोनों साथ ही लिख देता हूँ इसीलिए। एम्ब्रेस का मतलब रहता है शर्मिंदा होना, और एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना, जुड़ना, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास? डी बचा, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। सही बात है भाई। एम्ब्रेस का मतलब, हाँ, और एम्ब्रेस को इस सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। हमने किसी चीज़ को गले लगा लिया का मतलब हमने उसको बहुत पसंद किया, यानी हमने उसको स्वीकार किया। इसलिए बेस्ट नियरेस्ट आंसर आ रहा है, वो है आंसर नंबर 4। और ये दोनों डिफरेंस याद रखना, एम्बैरेस एंड एम्ब्रेस। साथियों एसटी चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी डाउटफुल ऑप्शन, एंड ईच एंड एवरी डाउटफुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और सारे रूल्स रिवाइज होने चाहिए। नंबर 14th, मीक, वीक, टिमिड, ठीक है, और कई वर्ड आ जाएंगे। तो मीक, लाइट हार्टेड, सीरियस, सबमिसिव, ठीक। मीक का मतलब हो गया कि बहुत ही डरा हुआ, दबा हुआ, ठीक, बहुत ही कमज़ोर, ठीक है। तो सबमिसिव, मैंने आपको बता दिया, सब का मतलब ये होता है के एंडर, ठीक। सबमिसिव वर्ड मैंने आपको शायद 100 या 101 किसी एक में लिखवा रखा है, ठीक। सबमिसिव का मतलब ये हो गया कि जो है वो दब जाना और किसी के आगे झुक जाना, ठीक है। ठीक है, किसी के सामने झुक जाना, डर जाना। और बाकी देखते हैं लाइट हार्टेड, ठीक। लाइट हार्टेड का मतलब जाता है कि बहुत मतलब नॉट सीरियस, ठीक। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लाइट हार्टेड, नॉट सीरियस, वो जो गंभीर नहीं है, ठीक। हम लोग बोलते हैं आई सॉ अ लाइट हार्टेड फिल्म यस्टरडे, कल मैंने एक, ठीक, एक ऐसी हल्की फुल्की, ठीक, हल्की फुल्की फिल्म देखी जो बहुत सीरियस नहीं थी, इसमें बहुत गंभीरता का, हल्की फुल्की कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। तो लाइट हार्टेड का मतलब ये आता है सीरियस। ए और बी एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। सबमिसिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, सब का मतलब ये आता है, सब मीन्स दबना, ठीक, के अंडर, अधीन, अंडर, किसी के अंडर हो जाना। तो सबमिसिव का मतलब है, ठीक, दब जाना, दब्बू हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। और बेनाइन
तो भाई बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड होता है, बेन रूट्स पे बनता है। बेन रूट का छठा वर्ड, वो जो आपने लिखा था वहाँ बिनाइन लिख दीजिएगा। मैंने बताया ना वो 50 के आसपास बनेंगे, और अगर मैंने थोड़ा और रिलेट कर लिया तो वो सीरीज़ भी 100 अब की बार 105 पार हो जाएगी वो, ठीक। तो किसी टाइम ले लूँगा तो एक साथ वो 100 वर्ड करीब करीब रिलेट करके बता दूँगा, है ना। अगर आपको वो तरीका भी अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, तो उसी तो हमको आइडिया लगेगा। देखिए लाइव क्लास में क्या होता है कि, या जो हम लोग ऑफलाइन में लेते हैं तो उसमें सामने रिस्पॉन्स आता रहता है तो समझ में आता रहता है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स ही आपका वो सजेशन बॉक्स है, या वो लाइक वाला बटन है, या सब्सक्रिप्शन है, जिससे हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ाया वो आपको पसंद आया और मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ठीक। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्तर पे बताने के लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर उसमें मेंशन करिए, ठीक। मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ वो किसी मजबूरीवश होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात होगी, लेकिन एक मुझको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज़ को, ठीक, अच्छा तो वो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही वो, लेकिन कितना लाइक कर रहे हैं या कितना उनको ठीक लगा, ताकि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि उसको कंटिन्यू करने में भी हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, और हमको भी पूरा वर्ड तो सब आते हैं, लेकिन उसको ईजिएस्ट पॉसिबल वे में रिलेट करना, ठीक है, वही कोशिश थी। तो बेन का वो छठा वर्ड, बेन रूट पर वो छठा वर्ड आ जाएगा बिनाइन, यानी बहुत ही अच्छा सच्चा शुभ मंगल, मैंने लिखवाया तो वही मीनिंग हो जाता है, ठीक। बहुत ही शांत और फेवरेबल। हाँ, बिनाइन का मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बता दूँ, सॉरी, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, क्योंकि बिनाइन एग्जामिनेशन में काफ़ी आता है। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम ये होता है, आपको थोड़ा जान के आश्चर्य लगेगा, वही हितकर हुआ, फेवरेबल, लाभकारी, ठीक, और अनुकूल, जो हमारे लाभ की बात कर रहा हो, ठीक, बिनाइन। तो वहाँ पे ये छठा वर्ड हो गया बेन रूट पर, जो हमने अभी पिछले पढ़ा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ा था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया, आंसर नंबर 3, आप देख ही सकते हैं। और 15 पे आ जाते हैं, पढ़ो। अब ये तो बच्चों वाला वर्ड है यार, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक। पहला वर्ड है फुल, फुल का मतलब पूरा, पर्याप्त का मतलब होता है पूरा नहीं, बल्कि जितना ज़रूरत है उतना बड़े आराम से, न ज़्यादा और न कम, ठीक। और कभी रोटी पर्याप्त हैं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब ये नहीं कि 20 है, मतलब मैं जितनी खाता हूँ उस हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं 5 खाता हूँ, 5 है, हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा ही हो जो मैं खा लूँ, लेकिन न कम है और न एक्स्ट्रा ज़्यादा है। एक आध का मतलब है कि पर्याप्त का मतलब है जितना मैं करूँ वो तो हो ही जाएगा, ठीक। और हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस में आता है। फुल का मतलब हो गया पूरा, कंप्लीट का मतलब परिपूर्ण, और इनफ का मतलब ये हो गया पर्याप्त, एडेक्वेट। सफिशिएंट, इनफ और एडेक्वेट, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक। तीनों एक साथ देता हूँ भाई, ये 3 लिखूंगा क्योंकि 3 सिनोनिम्स हैं बस ये। सफिशिएंट, एडिक्वेट और इनफ, तीनों का मतलब ये हो गया पर्याप्त, जितना चाहिए उतना है, ठीक। एग्जैक्ट सिनोनिम्स, जितना चाहिए उतना, पर्याप्त। हिंदी में इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक। तो और डी कहता है लेस, एंटोनिम कम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूमी, ठीक। ग्लूमी भी शायद मैंने किसी टेस्ट में बता दिया है। ग्लूमी का बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है, और ग्लूमी का मतलब आता है बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही दुखी, उदास, बहुत ही गमगीन, और बड़ा ही परेशान और नकारात्मक भावनाएं जगाने वाला। अच्छा, इसको तो एंटोनिम चाहिए। रेडिएंट, रेडिएशन, चमक, जो ल्यूस ल्यूम वाला रूट मैंने लिखवा रखा है अभी 101 वाले में, उसमें ये वर्ड भी थे, लेकिन वो
फिर आउट ऑफ रेंज या लंबा जा रहा था तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक। तो ये रेडिएशन से बनने वाले वर्ड है रे से, RAY, रे। रे का मतलब किरण, लाइट। ये भी लाइट के लिए आता है, ठीक। इससे बनने वाले शब्दों में रेडिएशन, चमक, लाइट, रेडिएंट वाला, चमकीला, ब्राइट, है ना। देखिए वहीं पहुंच गए हम लोग 101 वाले वर्ड में, ठीक। ये ब्राइटनेस हो जाएगा। शाइन लिख देते हैं, छोटा सा वर्ड है। पहला, पहला, दूसरा, रे रूट है, तीसरा, चौथा रेडियंस, फिर वही बात, चमक, शाइन, पांचवा रेडिएट, ATE आ रहा साथियों, ठीक। चमकना वर्ब हो गया। टू शाइन, चमकना, रे नाउन, TION नाउन, ANT एडजेक्टिव, ANC नाउन, ATE वर्ब, ठीक। तो रे से रेडिएशन, रेडिएट, रेडियंस और रेडिएंट, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी बनते हैं लेकिन मैंने आपको 5 रे से बनने वाले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा दिए। अच्छा साथियों, और ओहो, तो ग्लूमी का आंसर रेडिएंट यानी चमकीला हो सकता है। ब्राइट, चमकदार। ग्लूमी का मतलब बहुत ही दुखद, नकारात्मक, ये पॉजिटिव, सकारात्मक हो सकता है, लेकिन हो सकता है और कोई इससे भी क्लोज हो। सेकंड कहता है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब तो जाता है कि बहुत ही बुरा, खराब, इवन इनफैक्ट बुरा, खराब और बड़ा ही क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, हाँ, शर्मनाक टाइप का। मैं अभी लिखा देता हूँ आपको। मेलोडियस, ये तो मेलोडी, मेलोडी का मतलब बहुत ही मधुर संगीत, और मेलोडियस, OUS वाला, संगीतमय, ठीक। मेलोडियस, संगीतमय। और ये देखिए इल्यूजरी आ गया। सारे वर्ड मैं आपको लिखाता जा रहा हूँ। इल्यूजन, इल्यूजनरी, इल्यूजरी शायद पता नहीं उस सीरीज़ में था नहीं था, वो 101 वाली सीरीज़ में आप ये वर्ड भी डाल सकते हो, इल्यूजरी। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, ये एडजेक्टिव है ये, और मीनिंग भाई, ठीक। इल्यूजरी का मतलब, इल्यूजन का मतलब क्या था, इल्यूजन, छल, भ्रम, धोखा, ठीक। तो इल्यूजरी का मतलब है धोखा देने वाला, छली, डिसीवर। टू चीट, धोखा देने वाला, ठीक है, इल्यूजरी। अगर नहीं आया था तो उसको 101 वाली सीरीज में ऐड कर दो, 102 हो जाएंगी, ठीक। और फ्लैग्रेंट में मैं आपको एक्चुअली 3 वर्ड लिखाने वाला हूँ साथियों। जगह मेरे पास बची नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ, सोच रहा हूँ आपने लिख ही दिए सारे वर्ड तो, है। क्योंकि शब्द कम है इसलिए मैं रोक नहीं रहा हूँ, सीधे लिखा दे रहा हूँ। देखिए 3 क्लोज वर्ड होते हैं ये, फ्लैग्रेंट, ये फ्लैग्रेंट है या फ्रेग्रेंट है, अच्छा सॉरी ये फ्रेग्रेंट था, सॉरी। अब आप तीनों देख लीजिए, ठीक। और एक वैग्रेंट होता है, कई बार सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन में आता है, ठीक। तो मैंने जो मीनिंग बताया था आपको वो फ्लैग्रेंट का बता दिया था, जबकि वो वर्ड फ्रैग्रेंट है। तो फ्रैग्रेंट तो बड़ा क्लियर है, इसका मतलब होता है खुशबूदार, ठीक। गुड स्मेल, ठीक। और फ्रैग्रेंट देखिए, फिर उल्टा लिख दिया, क्या हो रहा है मुझे आज, ये है क्या हो रहा है मुझे आज ये, ठीक। उल्टा क्यों लिखा रहा हूँ, ठीक। खुशबूदार यानी गुड स्मेल, और ये है फ्लैग्रेंट। देखिए ये L से बनता है, ये R से बनता है, ये कॉमनली यूज वर्ड्स है, इसको तो आप काफ़ी पढ़ते हैं, इसको कम पढ़ते हैं। इसका मतलब जाता है कि बहुत ही
मैंने बताया था ना, बेशर्म भी हम लोग कह सकते हैं इसको। एक अपराधी बुरा व्यक्ति हो जाता है, और इसके लिए शेमलेस। दो तीन वर्ड देखिए मैंने आपको इसके लिए छाटे। शेमलेस हो गया। ब्रेजन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ब्रेजन, शेमलेस, और वैंटन भी कह सकते हैं हम लोग उसको, बिना सोचे समझे, ठीक, बिना किसी ब्लेटेंट, ठीक। ये 4 वर्ड लिख लो बस, ठीक। शर्मनाक, बेशर्म, ये इनके लास्ट में क्या आ रहा है देखो, ANT आ रहा है, जो हमसे चीख चीख कर कह रहा है कि ये तीनों आवाज नहीं गई, एडजेक्टिव है, ठीक है। ठीक, ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है, ये पूरी तरह से पॉजिटिव वर्ड है भाई, गुड स्मेल। और वैग्रेंट का मतलब ये हो गया बिना मतलब कि इधर उधर घूमने वाला, एक तरह से आवारा हम कह सकते हैं, अर्चिन या अर्किन, ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, वैग आ गया ना, ठीक, इधर उधर बिन मतलब के घूमने वाला, वैग्रेंट, आवारा। एमलेस, ठीक, विदाउट मकसद इधर उधर जाने। तो साथियों ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो उसको रिवाइंड करके फिर लिख देना। बहरहाल आंसर अब घूम फिर के एक ही बचा हमारे पास में, और वो है ग्लूमी का मतलब है बहुत ही दुखद, बहुत ही नकारात्मक, और रेडियंट का मतलब ये हो गया बहुत ही चमकदार, चमकीला, ठीक, बहुत ही चमक फैलाने वाला। ब्लेसिंग, अब ये तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ मैं। ब्लेसिंग का मीनिंग में आता है आशीर्वाद, और इसका उल्टा जाता है कर्स, CURSE, कर्स। आंसर सीधा सीधा भी आ गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए डल, डल का मतलब ग्लूमी, बहुत ही दुखद, बहुत ही डल, फीका फीका फीका। और हर्ट का मतलब है चोटिल, जिसको चोट लग गई हो। और हार्श का मतलब बहुत ही तीखा, कड़वा, हार्श, तीखा, कड़वा। और एकम्प्लिश, ये भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। एकम्प्लिश का मतलब आता है कंप्लीट, किसी कार्य को पूरा करना। किसी कार्य को पूरा करना, ठीक। तो ओ एंटोनिम चाहिए, ओ तो फेल हो सकता है भाई, फेल कहता है कि कार्य पूरा न कर पाना, बल्कि फेल हो जाना, ठीक, ठीक है। सेकंड हमारा, सेकंड कह रहा है हमारा इम्प्रॉपर, अनुचित। तीसरा कह रहा है हमारा डिसएग्रीएबल, जिससे हम एग्री नहीं करते। और चौथा हमारा कहता है स्कैटर, यानी चारों ओर बिखर जाना, फैल जाना, स्कैटर, फैल जाना, टू स्प्रेड, SPREAD। फेमस, प्रसिद्ध। ऑब्सक्योर, ठीक, हिडन, छिपा हुआ। 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैंने आपको बताया है ऑब्सक्योर 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए ऑब्सक्योर, ऑब प्लस क्योर। ऑब का मतलब रुका हुआ, क्योर का मतलब समाधान, ठीक, जिसका समाधान रुका हुआ है, जिसका हमारे पास में कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नॉट क्लियर, अनक्लियर, हिडन, अनश्योर, ये सब ऑब्सक्योर की मीनिंग हो गई। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप जानते होंगे। एडजेक्टिव होता है एक, तो हाँ ये भी हमारा आंसर होता है अनजान। ऑब्सक्योर को हम लोग अनजान ही बोलते हैं, जिसका हमारे पास में उत्तर नहीं है, समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, क्योर नहीं है, ठीक, जिसका क्योर छुपा हुआ है। हिडन, हिडन भी इसका मीनिंग है, हाँ हिडन लिखा मैंने, छिपा हुआ, ठीक। तो फेमस का मतलब तो है प्रसिद्ध, जिसके बारे में सब पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमारा आता है लीनियंट। लीनियंट का मतलब ये हो गया कि बहुत ही नरम और उदार, ठीक। हम लोग बोलते हैं हार्ड मार्किंग, और हम लोग बोलते हैं लीनियंट मार्किंग, या ये कहिए हार्ड पर्सन, ठीक।
और बस यही इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक, ये देखिए आप इसे पकड़ लेंगे, स्ट्रिक्ट और लीनियंट। स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया बहुत ही कठोर व्यक्ति, ठीक, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट अनुशासन और कठोर नियम नियमावली से चलने वाला। और लीनियंट का मतलब हो गया ढील देने वाला व्यक्ति, ठीक, थोड़ा सा सॉफ्ट पर्सन जो हमको कुछ ढील दे देता है कई बार। ठीक, तो इससे हमारा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। फेमस का मीनिंग तो ये हो नहीं सकता है। और फेबुलस मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, फेबल से बनने वाले वर्ड है ये। और फेबल का मतलब ये आता है कि काल्पनिक, ठीक, फेबल, फेबुलस, ठीक, और फैंटास्टिक और फैंटेबुलस, ये सारे वर्ड फैब से बनने वाले, फैंसी, ठीक, मैंने लिखवाया था ना एक बार, याद है? फिर लिखना है? अच्छा लिख दो, ठीक, लिख दो भैया। टाइम लग जाएगा भैया, ऐसे तो बोलते हैं। FA का मतलब हो गया काल्पनिक, यानी मैंने बनाया रूट, वैसे रूट फैब और फैन होता है, लेकिन मैंने आपको FA से बना दिया। बनने वाले शब्द में देखिए फेबल, ठीक, पहले फेबुलस, ठीक, पांच, फिलहाल आप 5 लिख दीजिए। पांचों में FA सीरीज चल रही है, ठीक। फेबल, फेबल का मतलब ये हो गया, ठीक, कथा, एक नैतिक कथा, जातक कथा है ना, मॉरल स्टोरी, काल्पनिक। फेबुलस, अब आप कहेंगे इसका काल्पनिक से क्या मतलब है? हाँ, फेबुलस का मतलब हो गया जैसा रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी से कुछ अलग, ठीक, यानी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। भाई जब क्रिकेट में कहा जाता है कि फेबुलस शॉट, तो उसका मतलब रहता है कि ऐसा शॉट जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। सेंस ये होता है ही इज अ फेबुलस पर्सन, यानी वो बिल्कुल सामान्य लोगों जैसा नहीं, बिल्कुल एक काल्पनिक, एक जैसा हम कल्पना करते हैं एक अच्छे व्यक्ति की, वैसा है, ठीक। फेबुलस, आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से कुछ अलग, अनरियल। फैंटास्टिक, ठीक, FA, शानदार, ये भी सेम सिनोनिम्स हो गए दोनों, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और फैंटेबुलस, दोनों को मिला दिया, फैंटास्टिक प्लस फेबुलस, तो फैंटा और ब्यूलस बन गया फैंटेबुलस, अरे अति शानदार, ठीक। और फैंसी का मतलब हो गया कल्पना, इमेजिनेशन। साथियों 1, 2, 3, 4 एंड 5 FA सीरीज पर मैंने आपको 5 वर्ड दिखा दिए जिनका संबंध कल्पना से परे, सॉरी, यथार्थ से, वास्तविकता से थोड़ा अलग, डिफरेंट, परे की बात हो रही है, ठीक। आइए इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा साथियों। तो फेमस, अच्छा, लीनियंट 2 बार आ गया इसलिए वो कट गया, फेबुलस भी कट गया। तो फेमस का मतलब हो गया बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, और ऑब्सक्योर का मतलब ये हो गया हिडन, छुपा हुआ, जिसके बारे में हम अनजान भी, ऑब्सक्योर का मतलब जाता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, अननोन, ऑब्सक्योर, ठीक, अननोन, अनजान। और 20th वर्ड साथियों आता है ऑर्डरली, और ऑर्डरली का मतलब ये हो गया, ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, क्रम, सिस्टमेटिक। तो ऑर्डरली का मतलब हो जाएगा, अच्छा सॉरी, एंटोनिम चाहिए। अनक्लियर का मतलब ये हो गया कि जो क्लियर नहीं है। वैल्यूलेस का मतलब हो गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सी, कैओटिक, कैओस, और कैओस का मतलब डिसऑर्डर, अव्यवस्था, और कैओटिक का मतलब अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड। कैओस नाउन होता है इसका, ठीक, और कैओटिक IC रखते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। अच्छा, डिसऑर्डर में LY लग के एडजेक्टिव बनता है, याद रखिएगा। LY लग के वैसे एडवर्ब बनता है, लेकिन डिसऑर्डरली एक ऐसा एडजेक्टिव है, ठीक, जिसमें LY लगता है। और डिसऑर्गेनाइज्ड,
अव्यवस्थित, केओटिक। ठीक, तो आंसर आ गया सीधा सीधा, तीसरा आ जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, और इनकम्प्लीट का मतलब जो अधूरा है, पूरा नहीं है। साथियों आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक ये कर ही लिया होगा आपने। हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस। ठीक, हेलेना जो है वो डेमेट्रियस के साथ प्यार में, ठीक, हेड एंड ईयर्स यानी पूरे सर और कान, यानी पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ी हुई थी। तो इसके लिए हमारा पूरी तरह से, हाँ ठीक है। तो हमारा आंसर केयरफुली का मतलब है सोच समझ के, कंप्लीटली का मतलब हो गया पूरी तरह से, और ब्रिलियंटली का मतलब है ब्रिलियंट, बहुत ही तेज़ दिमाग का व्यक्ति, और कॉशियसली ए और डी सिनोनिम्स हो गए हैं। केयरफुली एंड कॉशियसली दोनों का मतलब हो जाता है साथियों क्या, सावधानी पूर्वक, ध्यान से। ठीक, और हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर कंप्लीटली। इसमें हेड ओवर हील्स में तो होता है ना, इसका मतलब ये होता है हेड ओवर हील्स, इसका मतलब ये होता है पूरी तरह से। और जनरली प्यार की बात यहां भी होती है, इन लव। जनरली इसके आगे क्या आता है, इन लव विद, के साथ, प्यार में, पूरी तरह से। ठीक, ही वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। ठीक, ही वॉज वह था पूरी तरह से, इन लव प्यार में, विद के साथ, हर उसके साथ प्यार में पूरी तरह से, ही वॉज वह था। ठीक, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो हेड ओवर हील्स का मतलब ये हो गया बी, ओवर हेड एंड हील्स ईयर्स का मतलब ये हो गया बी। ये इडियम्स चल रहे हैं एक्चुअली पांचों। गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, पहले भी आ चुका है, मैं आपको लिखा चुका हूँ। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है अटक अटक के। ठीक, इरेगुलरली, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी। कंसिस्टेंटली एंटोनिम हो जाएगा, यानी रेगुलरली। ठीक, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब है टू बी वेरी हैप्पी। ठीक, मनोबल ऊंचा रहना, स्पिरिट्स का मतलब होता है मनोबल, स्पिरिट का यहाँ पे जो मतलब है मनोबल, तो मनोबल हाई, ऊंचा है। ठीक, यानी बहुत ही पॉजिटिव फील करना। और चौथा आ गया एंड, सी और डी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए। एंथुसियास्टिकली, जोश के साथ। ठीक, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैर, नाम से क्लियर है, स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने ही पैरों पर खड़े होना, यानी आत्मनिर्भर बनना जैसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है आत्मनिर्भर बनने वाला, लो भाई दूसरा आ गया, टू बी इंडिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनना। ठीक, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। ठीक, और बाकी इसमें ऑप्शंस बताने वाले नहीं है। 24 आसान है। द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े की जड़, एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या डिस्कॉन्टेंट। यहां लिख देता हूं छोटा छोटा। ये 3 फ्रेज होते हैं, एक तो लिखा ही हुआ, दूसरा होता है डिस्कॉर्ड, आ चुका है, डिसएग्रीमेंट याद आया, और डिसकॉन्टेंट का भी एक मतलब आता है डिससैटिस्फैक्शन। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या एन एप्पल ऑफ डिसकॉन्टेंट का मतलब हो गया झगड़े की जड़। ठीक, और वही यहां पे आ रहा है। ठीक, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े की हड्डी। ठीक, तो और सेंटेंस देखिए क्लियर ही कर रहा है, द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़े की जड़ है जेरूसलम, जिसको दोनों अपनी अपनी धार्मिक आस्था का केंद्र बताते हैं। ठीक, 28, द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ अ ट्री, एट द फुट ऑफ अ ट्री, कहाँ गया, अरे सॉरी क्या बता रही। 25, माई फ्रेंड
टर्न्ड अ डेफ ईयर, ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ भाई, टर्न्ड अ डेफ ईयर यानी इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना, उस कान को मोड़ना जो सुनता ही नहीं है, यानी अनसुना करना, तो यानी इग्नोर कर देना। तो इसमें आ जाएगा पहला पेड नो हीड, हीड का मतलब ध्यान, ध्यान न देना, ठीक। बाकी क्या था, वेंट फार अवे, दूर चले आना, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, टर्न हिज ईयर अवे, कान अलग कर लेना, कान अलग करना नहीं बल्कि अनसुना करना। आंसर आ गया आपका आंसर नंबर ए। तो टर्न अ डेफ ईयर और टर्न अ ब्लाइंड, इसका दूसरा फ्रेज ये होता, देखिए वो लिखा रहा हूं मैं, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी क्या मतलब जाता है, ये वो अनसुना करना है, और टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब जाता है अनदेखा करना, दोनों इग्नोर करते हैं, ठीक। देख कर भी देख ना देखना और सुनकर भी ना सुनना, इग्नोर करना, ठीक। अब 26 पे आ जाते हैं हमारा, तो आंसर आ गया 1, और 26 क्या था हमारा, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, इस पर क्या करना था, पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। 26 से 30 पे आ जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। एसएससी में सिंपल आते हैं, मतलब उसमें मीनिंग मालूम हो तो निकल जाता है, अगर रूल मालूम हो। द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, बल्कि ये तो ग्रामर, ये तो वोकैब बेस्ड है। द स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज हैट अवे, तेज हवा, ब्रीज का मतलब होता है हवा, ठीक, ठंडी हवा जनरली। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तेज हवा, ब्लू हिज हैट अवे, ने उसकी टोपी उड़ा दी। अच्छा भाई, द स्ट्रॉन्ग एयर, मजबूत हवा, द स्ट्रॉन्ग ब्रेथ, सांस, द स्ट्रॉन्ग विंड, तेज आंधी, तेज हवा, ठीक। तो बताइए साहब क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज लगाया जाए या स्ट्रॉन्ग विंड लगाया जाए। अगर उसकी पूरी टोपी जो उसने पहनी हुई थी वो उड़ गई, इसका मतलब हवा काफ़ी तेज थी। और ब्रीज का मतलब हो जाता है, मैं आपको बताता हूं, सॉफ्ट, लाइट, लाइट ब्रीज। तो ब्रीज का मतलब साथियों हो जाता है क्या, लाइट विंड, ठीक है, हल्की आंधी या तेज हवा का झोंका, हवा का झोंका। और विंड का मतलब तो हो जाता है भाई आंधी, ठीक, यानी हाँ स्ट्रॉन्ग लाइट विंड। और जिसने समझो, जिसने पूरी टोपी ही उड़ा दी, तो वो ब्रीज रही होगी या विंड रही होगी, जाहिर सी बात, टोपी उड़ने का मतलब हवा काफ़ी तेज थी। क्वेश्चन नंबर 27, तो 26 का आंसर हो गया 3rd। और ब्रीज और विंड का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। 27 कहता है द जैपनीज आर हार्डली वर्किंग पीपल, ये पहले भी आ चुका है, एक बार फिर से आ गया है, एक बार फिर से मैं आपको उसका मीनिंग बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बार बार आता है एग्जामिनेशन में, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। साथिया जरा देखो क्या लिखा है, यह है हार्डली वर्किंग पर्सन और यह है हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस है साथियों, आप समझ सकते हैं। हार्डली जरा सा, जरा जरा, ठीक, और हार्ड वर्किंग कड़ी मेहनत, जरा मेहनत और कड़ी मेहनत, ठीक। हार्डली वर्किंग पर्सन जरा सी मेहनत करने वाला व्यक्ति यानी बहुत आलसी व्यक्ति, और हार्ड वर्किंग पर्सन यानी बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है। और इसी का उल्टा जाता है,
वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, और वर्क हार्डली, फिर वही बात, ठीक, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक। तो द जैपनीज आर हार्डली वर्किंग पीपल आ जाएगा या क्या आ जाएगा, फिर जरा देखते हैं। ए कहता है ए हार्ड वर्किंग पीपल, अरे भैया पीपल तो प्लूरल है तो ए कैसे लग सकता है, ए हार्ड वर्किंग पीपल कैसे हो सकता है, ठीक। हार्ड वर्किंग तो बीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, ठीक। ए आ रहा है पीपल के लिए, ए के लिए पीपल कैसे आ सकता है, पीपल का मतलब हो गया लोग, ए का मतलब लोग प्लूरल, और ए का मतलब एक, तो ए कट गया, बी ऑलरेडी कट चुका है, हार्डली आ रहा है इसमें, सी कहता है हार्ड वर्किंग पीपल ए के बिना हो सकता है, और डी कहता है नो इम्प्रूवमेंट, जबकि सेंटेंस तो गलत है, हार्डली वर्किंग नहीं है बल्कि वो हार्ड वर्किंग पीपल है, कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। 28, द मंकी वॉज सीटेड एट द फुट ऑफ अ ट्री, सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदर जो था वो पेड़ के पैर, यानी फुट अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन चल जाएगा, फुट का मतलब आता है जनरली लोएस्ट पार्ट, यानी जहाँ हम लोग का पैर होता है, फुट ऑफ द ब्रिज, पुल का निचला भाग। लेकिन और देखते हैं क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बॉटम ऑफ अ ट्री हो सकता है, बॉटम यानी बिल्कुल नीचे बैठा हो, एंड ऑफ अ ट्री जहाँ पेड़ समाप्त होता है तो नहीं चलेगा, एट द रूट ऑफ अ ट्री उसकी जड़ के अंदर घुस गया था वो, तो उसने क्या गड्ढा करके थोड़ी घुस गया होगा, ठीक है समझ सकते हैं आप। और डी कहता नो इम्प्रूवमेंट, नहीं भाई इसका आंसर फुट ऑफ अ ट्री की बजाय बॉटम ऑफ द ट्री क्लियर है, यानी पेड़ के तले में, बिल्कुल तली यानी पेड़ का जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता वहाँ बैठा हुआ था, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। हाँ इसमें ये मैं आपको बता दूं, एक देखिए अगर यहाँ ये होता, क्या देखिए ये लिख लीजिएगा साथियों, आती रहेंगे बातें हो, ठीक, इंपॉर्टेंट बातें आती ही रहेंगी, ठीक है। याद रखिएगा, इन द शैडो ऑफ अ ट्री, ठीक है, इन द शैडो ऑफ अ ट्री, शैडो अगर लिखा है तो उसके साथ में सिर्फ इन आएगा। ये तो मुझको पता था, आप कहेंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे मैं कब कह रहा हूं नहीं पता था, अब जो बताऊंगा वो नहीं पता होगा। ये पता था, पता था, गलत, ये पता था तो ये नहीं पता था, ये पता था तो ये नहीं पता था, या ये नहीं पता था कि इसमें दो ही आ सकते हैं, या तो इन आ जाएगा, ठीक, इन शेड ऑफ अ ट्री या अंडर शेड ऑफ अ ट्री, ठीक। इसके इसी प्रकार देखिए, पेड़ के नीचे अगर बैठा होगा, केवल अगर ट्री लिखा है, ये तो शेड और अंडर द ट्री चल जाएगा, पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक। ऊपर बैठा हुआ तो ऑन द ट्री मत लिख देना, ऑन द ट्री गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया भाई साहब, ऑन द ट्री नहीं, इन द ट्री, भले ही वो पेड़ के ऊपर बैठा हो कहीं पे, लेकिन ऑन द ट्री नहीं आएगा, इन द ट्री आएगा। हाँ ऑन किसके लिए आ सकता है, मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा शायद, ये ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की एक शाखा में बैठा हुआ था, ठीक। तो ट्री के साथ में ये साथियों ये आ सकते हैं इतने, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 रूल बताए, इसमें से एक इनवैलिड है और बाकी ये 6 हमारे आंसर हो सकते हैं। हाँ ये याद रखिएगा, शेडो के साथ में सिर्फ इन लगेगा, अंडर नहीं लगेगा, शेडो के अंडर नहीं बैठ सकता कोई, शेड और शेडो में फ़र्क है। अब डिटेल में चले जाऊंगा तो काफ़ी लेकिन शेड का मतलब छाँव भी होता है, छाँव, और शेडो का मतलब है छाया। तो छाँव का मतलब हो गया कि उसकी पूरी आभा आ जाएगी, यानी उसकी ठंडापन भी आ जाएगा, और शेडो का मतलब तो ठीक जहाँ उसकी ठीक छाया पड़ रही होगी, तो दोनों में फ़र्क है। छाँव में पूरा एरिया आ जाएगा,
चाहे छाया हो या ना हो, और छाया में सिर्फ वो काला क्षेत्र आएगा जहाँ जहाँ उसकी छाया पड़ रही होगी, ठीक है। तो शेड और शेडो। 29, माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली के ऊपर रहते हैं। तो दिल्ली के ऊपर कहाँ भैया? कुतुब मीनार के ऊपर रहते हैं क्या? ठीक, ऑन का मतलब हो गया दिल्ली के ऊपर रहते हैं, यानी हेलीकॉप्टर में रहते हैं या तो नॉट पॉसिबल। कहाँ रहते हैं मेरे पिताजी? दिल्ली में रहते हैं, इन दिल्ली, ठीक। तो जब हम किसी शहर में रहते हैं तो उसको इन यूज़ करते हैं। माई फादर लिव्स इन दिल्ली, आंसर नंबर ए। 28 का भी ए आ गया, 29 का भी ए आ गया, और 30, ही विल कम इंस्टेंटेनियसली, ही विल कम इंस्टेंटेनियसली। अपनी जगह के ऊपर देखिए गलत नहीं है। इंस्टेंटेनियसली का मतलब हो गया इसका आंसर वही सी। इंस्टेंटली और इंस्टेंटेनियसली सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब है चुटकी बजाते ही मौजूद। मैंने शायद पहले भी किसी टेस्ट में आया था ये इंस्टेंट और, ठीक, चुटकी बजाते ही आ जाएगा। ए कहता है जस्ट नाउ, ही विल कम जस्ट नाउ, वो आ जाएगा जस्ट, बस अभी अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा तुरंत। प्रेजेंटली कहता है कि वर्तमान में आ जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ, वर्तमान में ही उसके आने की बात की जा रही है। इंस्टेंटली का मतलब है चुटकी बजाए कि आ जाएगा। और डो कहता नो इम्प्रूवमेंट, ठीक। तो अब बताइए इंस्टेंटेनियसली या इंस्टेंटली या जस्ट नाउ, वो आएगा। भाई आपको तो नहीं पता कि वो आया है। अगर वो आ चुका होता तो हम कहते हैं वो आ चुका है और अभी आ जाएगा, लो चुटकी बजाया खट से आ गया। वो कह रहा है ही विल कम, वो आएगा, और इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? वो तुरंत आ जाएगा जब आप कहोगे, ठीक। लेकिन क्षण भर में नहीं आ जाएगा कि चुटकी बजाते आ जाएगा। प्रैक्टिकल बात करो ना, चुटकी बजाते थोड़ी आ जाएगा। हाँ, आप फ़ोन करोगे, आपके फ़ोन करते हैं विदिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जिस हिसाब से दूरी होगी वो पहुंच जाएगा। लेकिन 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर वो आ ही जाएगा। वो तो ए जस्ट नाउ में आ रहा है। और इंस्टेंटली का सिर्फ एक मतलब हुआ इंस्टेंट में, यानी क्षण भर में, मोमेंट में, इन अ मोमेंट। आप ये लिख लो बस। इसका मतलब यही होता बस, एक क्षण में, बिना क्षण गवाए, तो वो संभव नहीं है। थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको भी, ठीक। तो आंसर आ गया, बेस्ट आंसर है आंसर नंबर ए। अदरवाइज जो लिखा था वो गलत नहीं था, ठीक। जो लिखा था वो गलत नहीं था, लेकिन बेटर आंसर ये निकल के आएगा। चलिए साहब साथियों, 31 आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 31 शुरू करते हैं। अब ये आ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या आ रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला इसमें आ रहा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ज़्यादा आता है एसएससी में क्वेश्चन ये, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे एक सेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। तो एटमॉस्फेरिक वायु है ना, वातावरण में जो है एटमॉस्फेरिक वायु दाब कुछ बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। वातावरण में दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं। को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? वो तो सब जानते हैं, आंसर नंबर डी बैरोमीटर है। बाकी क्या करते हैं? मेट्रोनोम। मेट्रोनोम एक्चुअली म्यूज़िक में आपको शायद ना मालूम हो, म्यूज़िक में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई गाने का मीटर क्या है। गाने का मीटर, मीटर की दोनों स्पेलिंग होती है, आप जानते होंगे, ठीक। यानी एक तरह के हम कह सकते हैं ताल, यानी डिंग चक चक, डिंग चक चक, डिंग चक चक, डिंग 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 डिंग, ये है मीटर, ठीक। तो मीटर मतलब इस तरह से कुछ होता है, तय, लय, ताल हिंदी में कहते हैं, रिदम हो गया इंग्लिश में, और आपका पूरा एक ठीक, एक जो बीच में हम लोग रिदम देते हैं ना, ताल देते हैं। तो मेट्रोनोम का मतलब हो गया, ठीक, ताल देने वाला, ठीक, म्यूजिक से रिलेटेड, यानी म्यूजिक की ताल देने वाला, ठीक। रिदम टू म्यूजिक प्रोवाइडर, रिदम प्रोवाइडर टू म्यूजिक, म्यूजिक में ताल देने वाला यंत्र, मेट्रोनोम। कंपास तो आप जानते होंगे, कुतुब नुमा हिंदी में कहते हैं, डायरेक्शन बताने वाला यंत्र, ठीक। क्योंकि ये इजी है तो इसलिए मैं आपको लिखूंगा नहीं, आप जानते होंगे। और सी कहता है पेडोमीटर। तो पेड का मतलब अंग्रेजी में होता है भैया पैर, याद रखिएगा हमेशा, ठीक। पेड का मतलब हो गया पद, ठीक है। मैंने आपको बताया इससे सबसे कॉमन, पद का मतलब चलना, यानी सबसे कॉमन वर्ड क्या होते हैं इससे? पेडल, पेडेस्ट्रियन। पेडल का मतलब वो पेडल जिससे आप गाड़ी चलाते हैं, चलते हैं, चलने वाला, पेड प्लस AL, ठीक। और पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया पैदल चलने वाले लोग, ठीक। तो उसी पेडोमीटर यानी
वॉकिंग स्टेप्स कदम मापी, है ना, कदम नापने वाला यंत्र, पेडोमीटर। आप कितना चले हैं ये नापने वाला मीटर। ठीक है, अच्छा फिर 32 पे आते हैं साथियों, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जीवन के पॉजिटिव साइड को देखने वाला। मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं साथियों, मैं आपको लिखा देता हूं फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट है, मिटा दो। मैं लिख देता हूं वर्ड, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये साथियों एक्चुअली मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबक। हम लोग बात करें मैग्नेट, हम लोग तो मूवी मैग्नेट, ही इज अ बिजनेस मैग्नेट यानी बिजनेस बैरन। बैरन का मतलब, बैरन जो एक अंग्रेजी टाइटल होता है यानी जमींदार, राजा, महाराजा। तो बिजनेस का महाराज यानी बिजनेस का बहुत बड़ा आदमी, यानी मुगल के बराबर बड़ा शासन था, तो मुगल। बैरन ये अंग्रेजी पदवी होती है, मुगल जो है वो मुगलों की पदवी थी, ठीक। और टाइकून ये सुना होगा आपने, बिजनेस, है ना, अंबानी इज अ बिजनेस, मुकेश अंबानी इज अ बिजनेस टाइकून यानी बिजनेस का मोस्ट पावरफुल पर्सन में से, ठीक। बिग शॉट बहुत बड़ी चीज। हॉन्चो का मतलब द बिग बॉस, ठीक। तो ये सब सिनोनिम्स हो गए मैग्नेट के, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्रिएटर यानी भाई रचना करता। पैसिफिस्ट यानी पीस से बनने वाले वर्ड हैं, आप जानते होंगे, पीस से बनने वाले वर्ड हैं ये। पीसफुल, पैसिफाई, पैसिफिकेशन, ठीक, पैसिफायर, पैसिफिस्ट और पैसिफिज्म, ठीक है। पीस शांति, पीसफुल शांतिपूर्ण, ठीक। पैसिफाई शांत करना, पैसिफिकेशन शांतिकरण, पैसिफायर शांत करने वाला, शांतकर्ता, पैसिफिस्ट शांतिवादी, IST का मतलब होता है वादी, और पैसिफिज्म ISM का मतलब वाद, शांतिवाद, शांति की बात करने वाला, ठीक है। पीसफुल एडजेक्टिव हो गया, IFY वर्ब हो गया, TION नाउन हो गया, ER कॉमन नाउन हो गया करने वाला, IST नाउन हो गया, ठीक, कॉमन नाउन हो गया शांतिवादी, और ISM भी नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया शांतिवाद, शांति की विचारधारा। तो ये पैसिफाई, पैसिफिकेशन, पैसिफायर, पैसिफिस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा बाद में। और ऑप्टिमिस्ट आशावादी, हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सारे हिस्सों को बिलोंग करने वाला। कॉमन सामान्य, यूनिवर्सल बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व नागरिक या विश्वव्यापी, ठीक, यूनिवर्सल। वर्ल्डली, देखिए वर्ल्डली एक अलग वर्ड होता है, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, यानी धरती से जुड़ा हुआ, ठीक। हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल, जमीनी है ना। वर्ल्डली का मतलब पृथ्वी नहीं हुआ बल्कि जमीनी हो गया, ठीक है। इसका विश्व से मतलब नहीं हुआ, जमीन से मतलब हुआ। हम लोग बोलते हैं वर्ल्डली थिंग्स यानी सांसारिक वस्तुएं, और एक फ्रेज होता है वर्ल्ड वर्ल्डली वाइज, इसका मतलब हो गया बड़ा ही सांसारिक, व्यावहारिक, प्रैक्टिकल यानी जमीन से जुड़ी हुई बुद्धिमत्ता। वह व्यक्ति जिसकी बुद्धिमत्ता जमीन से जुड़ी हुई यानी बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करने वाला।
और डी क्या था, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। तो आंसर आ गया आंसर नंबर बी। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बुरे कार्यों के लिए जाना जाना, फेमस, प्रसिद्ध, नटोरियस, बदनाम हो सकता है, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। तीसरा क्रिमिनल, अपराधी, ठीक, ये भी हो सकता है। और चौथा टेररिस्ट, आतंकवादी, ये भी हो सकता है। ये तीनों ही बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन आपने एक शब्द पे ध्यान नहीं दिया 34 में, उस वर्ड को अंडरलाइन करो, टू बी नोन, जिसको एक बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। ठीक, बदनाम, नाम लिया जाता है, तो नोन का मतलब है जिसको जाना जाता है, बदनाम। आंसर आ गया आंसर नंबर बी, नटोरियस। ठीक, फेमस का उल्टा। ए और बी आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। हाँ, सच्ची, ठीक, कसम से, प्रॉमिस, प्रॉमिस। 35 वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। अरे यार, क्या बच्चों वाला पूछ रहे हो। अच्छा, मीनिंग तो बता दें। होमोनिम्स, सेम नेम, यानी जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो। जैसे होमोनिम, देखिए होमोनिम क्या होता है। होमोनिम, होमो का मतलब होता है सेम, नेम का मतलब होता है नेम, वेल, अच्छा, और कुआं, सेम स्पेलिंग, कुआं। ठीक, वेल के दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे होमोनिम्स। या जैसे एक वर्ड और लिख लेते हैं, जैसे ट्रेन, ट्रेन है ना, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन। ट्रेन का मतलब हो गया रेल, ये मीनिंग वन। और ट्रेन का मतलब किसी को प्रशिक्षण देना। है ना, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वाला ट्रेन। ठीक, और एक होते हैं होमोफोन्स, वो लिख लो साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। फोन का मतलब होता है साउंड। ये सेम वर्ड, सेम, ये स्पेलिंग भी सेम, सेम स्पेलिंग और सेम नेम है ना, इसमें सेम। होमोनिम्स का मतलब है स्पेलिंग प्लस उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। और हम बात कर रहे हैं होमोफोन्स की। होमो का मतलब हो गया सेम, और फोन का मतलब हो गया लिसनिंग, आवाज, साउंड। इसकी साउंड सेम होगी लेकिन वर्ड अलग होंगे। जैसे बाय और बाय और बाय, इसी प्रकार सेल और सेल। आगे होमोफोन्स, समझ गए बात को। ठीक, तीन प्रकार की बाय, तीनों को हम लोग बाय ही बोलते हैं। बाय के द्वारा, बाय खरीदना, बाय टाटा, बाय बाय। सेल बेचना, सेल बैटरी वाला, मोबाइल वाला सेल या बैटरी वाला सेल। ठीक, तो इनको बोलते हैं होमोफोन्स। साउंड सेम है, वर्ड अलग अलग हैं। और होमोनिम, साउंड भी सेम है, वर्ड भी, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गए होमोनिम। सीडोनिम्स में सीडो आ रहा है। सीडो का मतलब हो गया नकली, जाली, झूठा। छद्म नाम, यानी दूसरा नाम, अदर नेम। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं सीडोनिम। एंटोनिम का मतलब हो गया विलोम, और सिनोनिम का मतलब हो गया आपका समानार्थी। जल्दी से साथियों 36 से 40 कर लेते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। एनवेलप, याद रखिएगा एनवेलप का प्रोनाउंसिएशन बी होता है। ठीक, है ना साथियों। एनवेलप का एनवेलप का स्पेलिंग बी होती है, प्रोनाउंसिएशन ए होता है। एनवेलप, एनवेलप को एनवेलप बोला जाता है और लिखा बी जैसे आता है, तो स्पेलिंग सही है बी इसकी। हमको सही स्पेलिंग बतानी। कैरेक्टर की स्पेलिंग आप अच्छी तरह जानते होंगे, सी आ जाएगी, सॉरी CHARACTER, यानी हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर CHRACT, ए आ गया। 38 पे आते हैं, ड्रंकननेस, ड्रंकननेस। ठीक, पी हुई अवस्था, तो ड्रंकननेस का आंसर आ जाएगा हमारा, ये तो बी आ गया,
सेकंड आ गया ड्रंकननेस, और 39 का आ गया हमारा सरप्राइज 1 सही है, और 40 कमिटी में डबल M डबल T डबल E होता है, याद रखिएगा। तो आंसर आ गया आंसर नंबर B। और अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं साथियों, क्लोज टेस्ट। बॉलीवुड, आइए बॉलीवुड की बात करते हैं आज, ठीक। बॉलीवुड, बॉलीवुड इज द इनफॉर्मल टर्म। बॉलीवुड एक मतलब एक फॉर्मल नहीं, एक अनौपचारिक शब्द है, कैजुअल शब्द है, CASUAL, कैजुअल शब्द है, डैश यूज्ड फॉर द हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। 41 अल्टीमेटली, ठीक, यानी अंततः, फाइनली। पॉपुलरली का मतलब है लोकप्रिय, सिंगुलरली का मतलब हो गया सिंगुलर एक, और डेलिबरेटली का मतलब ये हो गया जानबूझ करके। तो ये तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस पे निकल आएगा, ठीक। इस पे इसका आंसर सीधा सीधा 2 नंबर आ जाएगा भी। जिसको पॉपुलरली यानी लोकप्रिय, इसको लोकप्रिय ये इस नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो गया। पॉपुलरली यूज्ड फॉर द हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री डैश इन मुंबई इंडिया। ए कहता है कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई, बॉलीवुड को मुंबई में का निर्माण किया गया। अरे भैया बॉलीवुड का निर्माण किया गया, ठीक। बी कहता है एकोमोडेटेड, बॉलीवुड को जगह दिया गया, रहने की जगह देना। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, रहने की जगह दी गई है बॉम्बे में, कोई सेंस नहीं हुआ। सी कहता है बेस्ड इन मुंबई, जो बॉलीवुड मुंबई में स्थित है, ठीक। बेस्ड का एक मतलब स्थित भी होता है, हम यहाँ मौजूद है। और डेडिकेटेड के साथ में तो भैया टू लगता है दादा, डेडिकेटेड टू, ठीक। को समर्पित, ठीक है साथियों। तो आंसर हमारा सीधा सीधा आ गया, आंसर नंबर सी आ गया, बेस्ड इन मुंबई इंडिया। द टर्म, देखिए अंडरलाइन करो, द टर्म, ठीक। क्लोज टेस्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पिछली लाइन को जरूर ध्यान में रखें। द टर्म का मतलब यह टर्म, कौन सा, बॉलीवुड। द टर्म बॉलीवुड इज डैश इनकरेक्टली यूज्ड टू रेफर, रेफर का मतलब है संबोधित करना, संबोधित करना, टू रेफर टू द डैश ऑफ इंडियन सिनेमा। पहले 44 देख लेते हैं, टू रेफर टू द डैश 44 होल ऑफ इंडियन सिनेमा, हो सकता है पूरे इंडियन सिनेमा को यूज किया जाता है। दी ऑल, ऑल से पहले कभी भी द नहीं आता है, ये आपको मालूम है। द प्लस ऑल ये गलत है, ऑल प्लस द ये सही है, ठीक। ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान लो, ठीक। तो इसलिए ऑल कट जाएगा साथियों, ठीक, क्योंकि उसके पहले द लग चुका है। द फुल ऑफ इंडियन सिनेमा, पूरा भारतीय सिनेमा, और द फुल ऑफ इंडियन सिनेमा, फुल ऑफ, अच्छा। और कलेक्शन का मतलब है इंडियन सिनेमा का कलेक्शन, तो कलेक्शन का तो कोई मतलब नहीं हुआ। टू द फुल ऑफ इंडियन सिनेमा या टू द होल ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक। फुल का मतलब तो पूरा भरा हुआ, और होल का मतलब है संपूर्ण, ठीक। तो यहाँ पूरे भरे हुए की बात हो रही है या संपूर्ण की बात हो रही है, तो बड़ा क्लियर है कि पूरे भरे हुए का कोई सेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो संपूर्ण की बात हो रही है कि हम लोग बॉलीवुड वर्ड यूज़ करते हैं पूरे के पूरे भारतीय सिनेमा के लिए। तो हमारा आंसर साथियों आ जाएगा 45 का तो आ जाएगा होल, और 44 का द टर्म इज ऑफन इनकरेक्टली यूज्ड, हो सकता है अक्सर इसको गलत यूज किया जाता है पूरे भारतीय सिनेमा के लिए, संभव है। रेगुलरली इनकरेक्टली यूज्ड यानी नियमित रूप से यूज किया जाता है। भाईजान रेगुलरली पॉजिटिव वर्ड है और इनकरेक्टली नेगेटिव वर्ड है, ठीक। तो इनकरेक्टली नेगेटिव वर्ड के साथ में रेगुलरली वर्ड को हम कैसे लगा दें साथ में, एक प्लस और एक माइनस वर्ड एक ही बात कैसे कर सकते हैं, एक ही चीज़ की बात, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसलिए रेगुलरली कट गया। इंटरमिटेंटली का मतलब है रुक रुक कर, इसका कोई सेंस तो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। और लेस का मतलब है कम यूज़ किया जाता है, जबकि शायद ये कहना चाहता है कि जनरली यानी अक्सर इसको जो है वो हम लोग पूरे भारतीय सिनेमा के लिए यूज़ करते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक।
और आगे क्लियर कर लेते। देखिए तो आंसर तो ए होना चाहिए, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं 45 पे भी क्या। इट इज 45, इट इज ओनली अ डैश ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इट इज ओनली अ 45, इट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म। ये इट किसके लिए आ रहा है? बॉलीवुड के लिए, यानी बॉलीवुड इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये फ्रैक्शन तो नहीं है शायद कि 1 से भी कम है, ठीक नहीं है। इट इज ओनली अ लिटिल, ठीक, ये ना केवल ये थोड़ा बहुत है फिल्म इंडस्ट्री का, हो सकता है। सैंपल का मतलब है नमूना है। डी अच्छा वर्ड है। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट है, हिस्सा है, हो सकता है, ठीक। यही हमारा बेस्ट आंसर। बॉलीवुड इज द डैश फिल्म प्रोड्यूसर इन इंडिया। एंड को अंडरलाइन किया जाए। एंड मैंने शुरू में भी बताया था और आखिरी तक आते आते भी बता रहा हूं, एंड उसी बात को आगे बढ़ाता है, ठीक। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट, ओह तो क्लियर है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट में से एक आगे लिखा है ऑफ फिल्म प्रोडक्शन इन द डैश, तो 48 भी निकल जाए, ये इजी है। तो बॉलीवुड इज द 46 एक्टिव फिल्म प्रोड्यूसर इन इंडिया, लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन इंडिया, फास्टेस्ट और नेग्लिजिबल। तो ये निकल गया होगा आपका, बॉलीवुड इज द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन इंडिया। बॉलीवुड भारत का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है, ठीक है। थक गए, कोई बात नहीं, खत्म हो रहा है बस, ठीक। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट 47 ग्राउंड्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन का मैदान हो सकता है। थिएटर्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन का थिएटर है बॉलीवुड, फिल्म प्रोडक्शन का स्टूडियोज है बॉलीवुड, और फिल्म प्रोडक्शन का केंद्र है बॉलीवुड। यस, ठीक। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर आ जाएगा डी। मीनिंग निकल के आ रहा है बॉलीवुड, वहां से पढ़ लेते हैं, फिर 49 निकालेंगे, 48 निकालेंगे। बॉलीवुड इज द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन इंडिया। बॉलीवुड इंडिया का लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन, और फिल्म प्रोडक्शन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है इन द, कहाँ होगा भाई, वर्ल्ड में होगा फिर तो। 48 का तो ए आ गया सीधा सर, लैंड एरिया स्टेट कट गया, और दुनिया में सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर में से एक है, केंद्रों में से एक। द नेम इज अ पोर्टमैंट्यू, पोर्टमैंट्यू का मतलब हो गया उनसे मिल करके बना है, ठीक। पोर्टमैंट्यू ऑफ बॉम्बे, द डैश नेम फॉर मुंबई। सीधी सी बात है, आप जानते होंगे, ठीक। बॉम्बे जो है वो पुराना नाम है, नया नाम इसका मुंबई है। तो देखते हैं 49 पे क्या लिखा है। द अर्ली हो सकता है पहले वाला नाम, लोकल नहीं, तो पूरा नाम इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल सभी में मुंबई हो गया। फॉर्मर, पिछला फॉर्मर, ठीक। द फॉर्मर, और पॉलिटिकल का मतलब है राजनीतिक। तो द नेम इज अ पोर्टमैंट्यू ऑफ बॉम्बे, द फॉर्मर नेम ऑफ मुंबई, पिछला नाम मुंबई का जो था। एंड हॉलीवुड, अच्छा मुंबई एंड हॉलीवुड को मिल करके बना बॉलीवुड। अच्छा, बॉम्बे एंड हॉलीवुड मिलकर बना बॉलीवुड कह रहा है। और हॉलीवुड के आगे कॉमा लगा के लिखा हुआ है हॉलीवुड के लिए, द डैश ऑफ द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, द एरिया ऑफ द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, द फोकस ऑफ द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, द सिंबल हो सकता है जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का प्रतीक के रूप में आता है, संभव है, और द हेड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का मुखिया है। तो कोई मतलब नहीं हुआ, हमारा आंसर आ गया द सिंबल ऑफ द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। काफ़ी आसान था साथियों। तो अब इसमें कोई ऐसे कुछ बताने को था नहीं, क्लोज टेस्ट में लॉजिक पे ही निकल जा रहे थे सबके सब, ठीक। तो इस प्रकार साथियों ये हम लोग का टेस्ट समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। बस आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स और आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहता है, ठीक। वो ज़रूर करते रहिए, अपने सेट लगाते रहिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, ठीक, तो हमसे ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पे पूछते रहिए, ठीक। और ऑफलाइन जब स्टार्ट हो जाता है तो ज़रूर जो आ सकते हैं वो ज़रूर टाइम लेकर के हमसे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और प्रॉब्लम अगर आपको पूछनी भी हो इससे सेट से रिलेटेड भी, तो आप ज़रूर सजेशन बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं बार बार देता हूँ, नीचे लिख कर भी आता रहता है, ठीक। सामने भी लिखा होता है 800 वाला, ठीक है, उसमें डालते रहिए। ओके,
थैंक यू, धन्यवाद। अगले सेट पे मिलते हैं।